मीनवाइल मैं आपको बताता हूँ कि जी आपके सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये बहुत स्पेशल सेशन है जी। अगर आपने पहले ISA 560 पढ़ा हुआ है तो अभी तक आपने उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स नहीं देखी होंगी। आज मैं आपको उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाऊंगा ड्राफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एग्जामिनर आपसे ये रिक्वायर करे कि ISA 560 का लेट्स एक सर्टेन सिनेरियो है सब्सीक्वेंट इवेंट्स का, और उसके केस में आपने ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ कैसे ड्राफ्ट करना है, या एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और सब्सीक्वेंट इवेंट की बात कैसे करनी है, तो उसकी आपके पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है जी। वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे, थोड़ा सा पहले स्टैंडर्ड डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं आपको इसके हर सिनेरियो की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखा दूंगा। मोहम्मद, मुझे आपका पूरा नाम नजर नहीं हो रहा। वन क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड, व्हाई अ स्पेशल क्लास फॉर ISA 560। देखिए इसमें आप मतलब टॉपिक्स आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ISA 560 का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इसकी जो ये साइड है प्रैक्टिस की, ये लैग करती है। अगर आप ICAP के क्वेश्चंस देखें या आप वैसे मटेरियल्स कोई स्टैंडर्ड में से देखें, प्रैक्टिस बुक्स में से देखें, तो आपको ISA 560 से रिलेटेड ड्राफ्टिंग इश्यूज आएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट ड्राफ्टिंग ऑफ रिपोर्ट। यस, वी कैन आर्ग्यू कि हम 700 सीरीज में से कोई और सिलेक्ट कर सकते थे टॉपिक। वी कैन डू any other topic as well. Maybe we will be doing in a coming days. But to start with, or to explore some new areas, or to resolve some technical issues, इसीलिए ISA 560 जो है इसको सिलेक्ट किया। और आपने देखा है कि थोड़ा इसके अब टेस्ट होने के चांसेस भी थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं, तो ये किसी भी टाइम जो है ये आपका टेस्ट भी हो सकता। जी, एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन जी? वी अज्यूम दैट इट विल कम। नहीं, यू कैन नॉट अज्यूम। यू बेसिकली देखें, टेस्टिंग के लिए तो कुछ भी टेस्ट हो सकता है। हमने तो अपनी प्रिपरेशन जो है वो मैक्सिमम रखनी है ताकि हम अपना रिस्क मैक्सिमम कवर कर सकें। अब कुछ एरियाज, अगर आप एग्जामिनर का पैटर्न देखें ना, हमारा एग्जामिनर अनटैप्ड या अनएक्सप्लोर्ड एरियाज की तरफ ज्यादा जा रहा है। वो ऐसे एरियाज को टेस्ट कर रहा है जो प्रीवियसली टेस्ट नहीं हुए हुए। तो उसमें ISA 560 की रिपोर्ट से रिलेटेड जो ड्राफ्टिंग है और इसके एडवांस एरियाज को सेग्रीगेट करना या क्लैरिफाई करना थोड़ा सा जरूरी है। अगर थोड़ा आज टाइम बच गया तो मैं आपको ISA 560 का जो लिंक है विद ISA 720 वो भी बता दूंगा। अदरवाइज मैं आपको उसका फ्लो चार्ट शेयर कर दूंगा, मैं अपनी रेगुलर क्लास में तो करता हूं। वो भी एक ऐसा एरिया है जो अभी तक एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं किया। तो बेसिकली linkage is very important, and to link ISA 560 with other ISAs, you must first have knowledge about ISA 560 in terms of drafting and in terms of different aspects. तो वो अभी हम डिस्कस करते हैं। आई होप आपको जो है काफी फायदा होगा। थोड़ा स्टार्ट करते हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि इंशाल्लाह जरूर फायदा होगा जी। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट जी। लेट्स स्टार्ट जी, ऑल सेट, लेट्स स्टार्ट। चलें जी, चलें जी, लेट्स स्टार्ट जी। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं जी। जमशेद अख्तर, जो लोग मेरी क्लास से नहीं है उनके लिए, जमशेद अख्तर, आई एम एन एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट, और पैक के साथ जो है मेरी एफिलिएशन एज विजिटिंग फैकल्टी मेंबर है एट CFAP 6, CFAP 1, MSA 1 एंड FAR 2 लेवल। इस FAR 2 यानी कैफ लेवल पे। इसके अलावा मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हूँ एज ए चीफ इंटरनल ऑडिटर। तो ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। और पैक के साथ एसोसिएशन तो जमाना है जिसे कहते हैं ना तालिब इल्मी से चल रही है, और फिर टीचिंग भी काफी टाइम हो गया। गोल्ड मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स की जरूरत डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वो भी हैं पोर्टफोलियो में। इनफैक्ट कैफ 9 लेवल पे फर्स्ट गोल्ड मेडल जो था वो पैक लेवल पे वो मेरा था, जो पैक का फर्स्ट गोल्ड मेडल है मेरे स्टूडेंट का था। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। काफी लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अब हम अपने सेशन की तरफ आते हैं। अब IS 10 को मैं डिस्कस नहीं करूंगा। नॉर्मली ISA 560 डिस्कस करते हैं हम, पहले IS 10 को डिस्कस करते हैं।
अब IAS 10 की बड़ी बेसिक सी बातें हैं, वो आपको ऑलरेडी वो चीजें क्लियर हैं अबाउट सब्सीक्वेंट इवेंट्स, फेवरेबल अनफेवरेबल। एक मिनट जी, लेट मी चेक किसी का माइक ऑन है, मैं जरा माइक म्यूट कर लूं सब लोगों के। चलें जी, माइक हो गया जी म्यूट। ठीक है जी। जी, तो IAS 10 आप लोग थोड़ा सा मुझे बता दें जी। अब आप लोगों को पता होगा, याद होगा, पता तो डेफिनेटली होना चाहिए, याद होगा कि IAS 10 डिस्कस करता है इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। दीज इवेंट्स कैन बी फेवरेबल एंड अनफेवरेबल इवेंट। और ये दो तरह के इवेंट्स होते हैं, आपको पता है। एक एडजस्टिंग इवेंट्स होते हैं जिनकी हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, और एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स होते हैं, और उसमें जो मटेरियल नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स होते हैं उनको हम डिस्क्लोज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो इसमें डिफरेंट वेरिएशंस हैं एक दो, वो आपने डेफिनेटली FAR 2 लेवल पे देखी होंगी। जी, आपको स्क्रीन ठीक नजर आ रही है जी? स्क्रीन नजर आ रही है सब लोगों को? कोई एक स्टूडेंट मुझे कंफर्म कर दे। यस। चले चले जी। अच्छा जी, IAS 560 समझने के लिए हम एक छोटी सी टाइम लाइन ड्रॉ करेंगे, और उस टाइम लाइन में पहले प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि ऑडिट एक्टिविटीज किस तरह से अनफोल्ड हो रही होती हैं, और उन ऑडिट एक्टिविटीज में हमारा IAS 560 की क्या सिग्निफिकेंस होती है। तो मैं एक जरा टाइम लाइन ड्रॉ कर लेता हूं जी यहां पे। जी, ये टाइम लाइन है जी, इसको हम स्टार्ट करते हैं जी। लेट से जी आपका यहां पे ईयर एंड है, ठीक है जी, इसको हम कहते हैं जी 30th जून। 30th जून ये आपका जी ईयर एंड है। दिस इज योर ईयर एंड, 30th जून। अब 30th जून के बाद आप ऑडिट ऑडिट टीम डिप्लॉय हो सकती है। ऑडिट टीम 30th जून से पहले भी डिप्लॉय हो सकती है। मतलब वो एक आप कैफ 9 पे कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, इंटरिम ऑडिट, फाइनल ऑडिट। ठीक है जी, हो सकता है आप ऑडिट डेट 30th जून जो रिपोर्टिंग डेट है उससे पहले टीम डिप्लॉय कर लें, हो सकता है उसके बाद टीम डिप्लॉय हो जाए। तो देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज, लेकिन हम यहाँ पे अज्यूम ये कर लेते हैं कि जो आपकी टीम लेट से डिप्लॉय हो रही है वो 30th जून के बाद हो रही है, वो यहाँ पे कहीं हो रही है जी। इसको मैं लिख देता हूँ जी 8th जून, 8th जुलाई। थोड़ी सी राइटिंग बर्दाश्त कर लीजिएगा जी, क्योंकि यहाँ पे ये मैं अपनी डिवाइस यूज नहीं कर रहा जी। 8th जुलाई ऑडिट स्टार्ट हो गया जी। मैं इसका एक आपको रिफाइन वर्जन भी दिखा दूंगा। ऑडिट स्टार्टेड जी, 8 जुलाई को ऑडिट स्टार्ट हुआ जी। ऑडिट स्टार्ट होने के बाद क्लाइंट के साथ आप डिफरेंट इंगेजमेंट्स करते हैं। आप यहाँ पे ऑडिट एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, आप उसके साथ प्रोग्रेस मीटिंग्स कर रहे होते हैं। पहला फिजिकल डॉक्यूमेंट आप क्लाइंट को कब देते हैं? क्या उस फिजिकल डॉक्यूमेंट का नाम होता है जो ऑडिट के कंप्लीशन के करीब होता है? वो क्या डॉक्यूमेंट होता है जी बिफोर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग? जी बता सकते हैं कोई? हम क्लाइंट को देते हैं फाइनल ड्राफ्ट विद इनिशियल रिपोर्ट। सो फाइनल ड्राफ्ट लेट से हम दे रहे हैं जी 30th सितंबर को। फाइनल ड्राफ्ट विद इनिशियल रिपोर्ट। फाइनल ड्राफ्ट विद इनिशियल रिपोर्ट जी क्लाइंट को हम सबमिट करेंगे 30th सितंबर को। जब ये हमारी फाइनल ड्राफ्ट विद इनिशियल रिपोर्ट क्लाइंट के पास चली जाएगी, तो हम क्या करेंगे जी? इसके बाद क्लाइंट क्या करेगा? क्लाइंट अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करने के लिए। लेट से क्लाइंट ने 4 अक्टूबर को BOD मीटिंग कॉल की फॉर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
ठीक है जी। क्लाइंट ने 4 अक्टूबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल की फॉर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब 4 अक्टूबर को जब आपकी क्लाइंट की बीओडी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फॉर्मली अप्रूव कर दिया, तो इस डेट के बाद आप ऑडिटर्स रिपोर्ट को डेट असाइन कर सकते हैं। ISA 700 आपको कहता है कि डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट शुड नॉट बी अर्लियर देन द डेट when auditors have obtained sufficient appropriate audit evidence and the financial statement have been approved by the approving authority। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो अप्रूव हो जाए या फिर आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो जाए। इन दोनों से जो लेटर डेट होगी आप उसके बाद या उस डेट के ऊपर ऑडिटर्स रिपोर्ट असाइन कर सकते हैं, उसको डेट असाइन कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकली क्या हो रहा होता है कि हम 4 अक्टूबर को ही, जिस दिन बीओडी ने अप्रूव किया, हम उसी दिन को ही इसको ऑडिट रिपोर्ट को डेट असाइन कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं हम ऑडिटर्स रिपोर्ट। यानी हमने अब ऑडिटर्स रिपोर्ट फॉर्मली इश्यू कर दी और उसके ऊपर डेट भी असाइन कर दी। सो 4 अक्टूबर इज डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। 4 अक्टूबर इज डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। जब ऑडिटर रिपोर्ट के ऊपर डेट असाइन कर देगा, रिपोर्ट को साइन कर देगा और रिपोर्ट क्लाइंट को भिजवा देगा, तो उसके बाद क्लाइंट जो है वो नोटिस भेजेगा, नोटिस ऑफ एजीएम। लेट्स से 8 अक्टूबर को नोटिस ऑफ एजीएम। ठीक है जी। क्लाइंट ने 8 अक्टूबर को एजीएम का नोटिस सेंड किया और इसके 21 डेज के अंदर आपने एजीएम, यानी क्लाइंट ने एजीएम करानी है, तो 30 अक्टूबर को एजीएम हो गई। ये है जी इंटायर टाइम फ्लो या फ्लो चार्ट या टाइमलाइन आप इसको कह सकते हैं, जिसमें फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ऑडिट, इसमें वो जो ऑडिट की एग्जीक्यूशन से रिलेटेड मैटर्स हैं वो मैंने स्किप कर दिए। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ऑडिट एजीएम तक जो है हम एक लॉजिकली कह सकते हैं कि जब एजीएम हो गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एजीएम के साथ, एजीएम में और एजेंडे के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी डिस्कस हो गई, तो अब हमारा काम खत्म हो गया। मतलब नॉर्मली हम ये एक बात करते हैं। अब इसी टाइमलाइन में हमने अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है ISA 560 का। इसी टाइमलाइन पे हमने ISA 560 का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। सबसे पहले मुझे यहां से आइडेंटिफाई करके बताएं कि एज पर IS 10 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइजेशन डेट क्या है। मतलब हम डिफरेंट डेट्स यहां से आइडेंटिफाई करेंगे। IS 10 आपने पढ़ा हुआ है। IS 10 डिस्कस करता है डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डेट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड फॉर इशू। कौन सी डेट है? 4 अक्टूबर। अच्छा, मुझे आपके नाम पूरे नजर नहीं आ रहे चैट में, तो आई वुड बी कॉलिंग यू विद योर फर्स्ट नेम। मोहम्मद 4 अक्टूबर कह रहे हैं। और बताएं जी, आई थिंक ये मोहम्मद वसीम है। और कोई स्टूडेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं जी डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या डेट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड फॉर इशू? जी ये डेट है जी व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथराइज्ड फॉर इशू एज पर IS 10। ऑथराइज्ड फॉर इशू, ये डेट है जी जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज हो गई हैं फॉर द इशुएंस। अब मुझे वो डेट बताएं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अच्छा मोहम्मद मुदस्सिर है, चले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू हो गई हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशुएंस डेट बताया मुझे इस टाइमलाइन में। व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन इशूड 8 अक्टूबर। और बताएं जी, मुदस्सिर के अलावा बताएं जी। देखिए ये डेट्स आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। यहीं से फिर मैं अभी आपको आगे लेके चलूंगा ISA 560 के कोर कॉन्सेप्ट्स की तरफ। जी
डेट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन इशूड। जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इशुएंस डेट है नोटिस ऑफ एजीएम। देखिए, नोटिस ऑफ एजीएम के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी अटैच होती हैं। जब कंपनी नोटिस भेजती है अपने शेयर होल्डर्स को, एजीएम का या स्टेक होल्डर्स को, उसके साथ वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी अटैच करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यूएंस का मतलब यह है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन मेड अवेलेबल टू द स्टेक होल्डर्स और दोज फॉर होम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड। जब आपने उनको अवेलेबल कर दी, व्हेन यू हैव मेड अवेलेबल दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट मींस दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन इशूड। So 8th October is the date when financial statements are issued. So ये है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इशुएंस डेट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशुएंस, ठीक है जी। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आपको पता है, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आपके पास गिवन है जी, दैट इज 4 अक्टूबर। अब ISA 560 सब्सीक्वेंट इवेंट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है। फर्स्ट, सब्सीक्वेंट इवेंट्स आपको यहां से यहां तक मिलेंगे जी। ये फर्स्ट टाइप ऑफ सब्सीक्वेंट इवेंट्स है, इनको मैं कहूंगा जी टाइप 1। इनके लिए ISA 560 वर्ड यूज करता है सब्सीक्वेंट इवेंट्स। ये है जी टाइप 1 सब्सीक्वेंट इवेंट्स। उसके बाद ISA 560 वर्ड यूज करता है फैक्ट्स। वो क्यों करता है वो भी अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे जी। ये है जी टाइप 2। तो टाइप 1 है फ्रॉम ईयर एंड या रिपोर्टिंग पीरियड टू अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। टाइप 2 है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द नोटिस ऑफ AGM या व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड। नोटिस की बात नहीं करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड। और थर्ड जो है वो है जी आफ्टर द इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये ऐसे जाते हैं जी, इसकी कोई एंडिंग नहीं है, इसकी कोई एंडिंग नहीं है। इसको कहता है जी टाइप 3। तो ये है जी आपकी टाइप 3 इवेंट्स। ये 3 इवेंट्स है जी, इनको आपने टाइमलाइन पे समझना है। स्टैंडर्ड सिर्फ इनको कहता है फ्रॉम रिपोर्टिंग पीरियड टू डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट टाइप 1, फ्रॉम डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशुएंस टाइप 2 एंड आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशुएंस टाइप 3। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हम यूज कर रहे हैं। स्टैंडर्ड सिर्फ आपको इन 3 डेट्स के ऊपर डिस्कशन करता है, डेट 1, देन 2 एंड देन 3। ये तो 30th जून, 4th अक्टूबर एंड 8th अक्टूबर, ठीक है जी। तो ये स्टैंडर्ड की डिस्कशन होगी इसके ऊपर। तो टाइप 1 इवेंट पे आते हैं जी। These are subsequent events occurred between reporting period सर मेरा एक सवाल था। जी जी बताइए। सर आप जिस तरह कह रहे थे ना कि टाइप 3 की कोई एंडिंग डेट नहीं है, मतलब वो कभी भी, मतलब आफ्टर इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर कोई डेट तो स्पेसिफाई की जाएगी। अगर नेक्स्ट ईयर का ऑडिट शुरू हो जाता है और टाइप 3 अभी भी स्टिल है, तो फिर उसको कहाँ हम कवर करेंगे? नेक्स्ट ऑडिट रिपोर्ट में? जी जी प्लीज मुकम्मल कर लें, आई थॉट हाँ के हो गया आपका। हाँ सर, हम उसको नेक्स्ट ऑडिट रिपोर्ट में कवर करेंगे या उसको प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट में कवर करेंगे, ये मेरा एक सवाल। देखें, उसके लिए फिर आपके पास गाइडलाइंस आ जाती है 7-10 की, ठीक है। फिर वही मैं कह रहा था कि स्टैंडर्ड्स की लिंकेज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 7-10 में जब जाके हम कहते हैं कि हम इस साल का ऑडिट कर रहे हैं और हमें एक प्रायर पीरियड एरर नजर आया, अब उस प्रायर पीरियड एरर को हमने क्या करना है, क्या हम प्रीवियस ऑडिटर थे या कोई और ऑडिटर था, ठीक है जी। तो फिर 7-10 की गाइडलाइंस अप्लाई होती हैं। लॉजिकली जब एजीएम हो गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट हो गई, डिस्कस हो गई, उसके बाद नॉर्मली अगला ऑडिट या उसकी डिस्कशन, उसकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है टू सम एक्सटेंट। लेकिन जब कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि हमें, अब हमारे लिए ये क्वेश्चन सामने आए कि क्या अब हमने करंट ईयर में बैठ के रीस्टेटमेंट करवानी है प्रीवियस ईयर की या प्रीवियस ईयर को जाके ठीक करना है, तो वहां पे फिर हम गाइडलाइंस देखेंगे मिला के ISA 560 एंड 710। अगर 560 अप्लाई नहीं हो सकता, 710 अप्लाई हो जाएगा। और अगर 560 अप्लाई हो सकता है तो फिर हम 560 अप्लाई करवाएंगे, अमेंडमेंट करवाएंगे,
रिपोर्ट नई इशू करवाएंगे, उसके ऊपर नई ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड होगी, नई ऑडिट रिपोर्ट इशू होगी, और उसके बाद वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम यूज करेंगे करंट ऑडिट के लिए, उनको कंपैरेटिव कहेंगे। सर तो मैं ये इसके फिर लिए भी तो, हाँ जी सर मेरा इसमें ये था कि लेट्स सपोज एजीएम हुई है 30 अक्टूबर को, अगर मुझे एक एरर जाके नजर आता है दिसंबर एंड पे यानी कि 31 दिसंबर को, तो मैं उसको 560 से तो अमेंड करा सकता हूँ। मतलब मैं उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी हैं उनके साथ बात करूंगा कि उसको अमेंड करें, फिर हम उनके डिस्कस करेंगे वगैरह कर जाके। तो वो कोई डेट तो होगी ना, लेट्स सपोज दिसंबर नहीं है तो मार्च है, मार्च नहीं है तो नेक्स्ट जून है, तो उसको फिर हम कहाँ जाके कहाँ 560 अप्लाई करेंगे, कहाँ जाके 710 अप्लाई करेंगे। देखिए, मैं वही बता रहा हूं, इसकी कोई डेट नहीं है हमारे पास, ठीक है, स्टैंडर्ड्स इसकी कोई गाइडलाइन नहीं देते कि इसकी क्या डेट है। मैं वही बता रहा हूं कि फिर आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें देखनी होंगी। नंबर वन, देखें, लेट्स से प्रायर पीरियड एरर जो है वो जैसे आप बता रहे हैं से दिसंबर में आया, जनवरी में सामने आया। अब क्या वो एरर जो आइडेंटिफाई हुआ, वो फैक्ट्स जो आइडेंटिफाई हुए, वो फैक्ट्स मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई करके ऑडिटर्स के नोटिस में लेके आए? क्या मैनेजमेंट विलिंग है कि हम इसको करंट फाइनेंशियल ईयर में एडजस्ट करें, या मैनेजमेंट रीस्टेटमेंट करवा रही है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए? तो आपको कोई डेट नहीं, कोई कट ऑफ डेट नहीं बताई जा सकती। आप जब उन प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसेस में होंगे तो आप देखेंगे व्हाट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। लेट्स से मैं आपको बताता हूं, आप बैठे हुए हैं इस टाइम जुलाई, ये हम बात कर रहे हैं जी, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जी। ये है तो जरा इरेलीवेंट बात, लेकिन डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकंड जी, मुझे जरा इसको, ये हो गया, चले, गुड। लेट्स से जी आप बैठे हुए हैं, ऑडिट हो गया है, जून 20 का ऑडिट हो गया, नाउ इट इज Feb 21। ठीक है जी, आप प्लानिंग कर रहे हैं, और प्लानिंग करते हुए आपने देखा कि एक एरर जो है वो आपके सामने आया प्लानिंग के दौरान, मतलब मैनेजमेंट ने किसी तरह बता दिया। अब ये मैनेजमेंट से प्रीवियस ऑडिटर डिस्कस करेगा कि आपने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट करवाना है, या आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ये है कि आप जो है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इनकी प्लानिंग हो रही है, नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, उसमें जाके रीस्टेटमेंट करनी है। तो ये फिर अगर रीस्टेटमेंट की तरफ जाते हैं तो आईएएस से 710 अप्लाई हो जाएगा। अगर आप सब्सिक्वेंट इवेंट से उसको प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनसे वो रिलेट करता है उसमें एडजस्ट करवाना चाहते हैं तो फिर 560 अप्लाई हो जाएगा। लेकिन इसकी कोई कट ऑफ डेट नहीं है कि आपको मैं डेट दे दूं कि इस डेट के बाद, प्रैक्टिकली इट मे एग्जिस्ट, लेकिन स्टैंडर्ड्स या कहीं गाइडलाइन में कट ऑफ डेट अवेलेबल नहीं है। थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा करते हैं और थोड़ा सा कर लें तो फिर ये और हो सकता है बेहतर क्लियर हो जाए। जी वसीम, कुछ कहना चाह रहे हैं? यस सर। सर ये एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर A14 सेम स्टैंडर्ड का। इसमें थोड़ी गाइडलाइन लिखी हुई है कि when the financial statements for the following period is imminent, no amendment of financial statements may be required as per management। सर इसको थोड़ा सा हम इस कॉन्टेक्स्ट में रिलेट कर सकते हैं? देखिए, मैं वही बात कर रहा हूं ना कि आपको मैनेजमेंट फिर बताएगी कि वो क्या करना चाह रही है, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद करंट एंड प्रेडिसेसर ऑडिटर। अगर तो सेम है फिर तो मसला बहुत आसान है, करंट एंड प्रेडिसेसर ऑडिटर अगर सेम है तो इशू फिर ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर करंट एंड प्रेडिसेसर ऑडिटर डिफरेंट है तो फिर एक प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये पैरा वही कह रहा है कि इनका क्या मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब इशू हो जाती है, मेंबर्स तक पहुंच जाती हैं, आपकी उस पे चली जाती है, वेबसाइट पे चली जाती है, फाइल हो जाती है, तो समटाइम्स उनको अमेंड करके पॉसिबल नहीं होता कि आप फिर वो सारी जगहों पे जाके रीसबमिशन करें, तो वो प्रैक्टिकल रियलिटीज आपको देखनी पड़ती है। तो ये पैरा आपने सही किया, इसमें यही मतलब थोड़ी सी बात है कि आपने उन सर्कमस्टांसेस में देखना है कि मैनेजमेंट और करंट ऑडिटर इसको कैसे लेके चलना चाह रहे हैं। यस सर। अगर इसमें मेरा ख्याल है कि अगर अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स का लिखा हुआ है कि अगर अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स मैनेजमेंट प्रेजेंट कर दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट्स अबाउट टू इशू हैं, तो फिर ये अलाउ है, तो फिर रीस्टेटमेंट वगैरह ना भी करें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा है। लेकिन अगर ये एडजस्टिंग इवेंट है और इसकी रीस्टेटमेंट रिक्वायर्ड है तो 710 फिर आपसे रीस्टेटमेंट भी करवाता है। यस सर, डेफिनेटली एज पर IAS 10 अगर उसकी जो है वो रीस्टेटमेंट या करेक्शन या डिस्क्लोजर रिक्वायर है तो वो तो डेफिनेटली करना।
चले जी, आते हैं स्टैंडर्ड की तरफ। टाइप 1, ये मैं क्विकली आपसे डिस्कस करता जाऊंगा, साथ साथ मैं आपको इसकी एग्जांपल्स भी दिखाता जाऊंगा जी। टाइमलाइन पे रहे जी। ये जो थोड़ी सी हमारी डिस्कशन हुई है, इसको जरा थोड़ा सा पैसिव रखें। मैं आज के जितने लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हुए, मैं सब लोगों को 7-10 का फ्लो चार्ट भी शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से लिंक कर लीजिएगा इन सारी बातों को, हो जाएंगी ये लिंक, कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं है जी। टाइप 1 इवेंट के लिए जी, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिटर को चाहिए इसमें टाइप 1 इवेंट के लिए sufficient appropriate audit evidence is required। ठीक है जी, sufficient appropriate audit evidence required है। ये sufficient appropriate audit evidence दो तरह से ऑडिटर्स को मिल सकता है। उसके लिए नंबर 1 ये है कि जब आप नॉर्मल ऑडिट वर्क कर रहे होते हैं, तो नॉर्मल ऑडिट वर्क में ये आपको sufficient appropriate audit evidence relating to subsequent events आइडेंटिफाई हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप सब्सीक्वेंट रियलाइजेशन ऑफ डेटर्स चेक कर रहे हैं, सब्सीक्वेंट एनआरवी जो इन्वेंट्री है उसके लिए आप सब्सीक्वेंट सेल्स ऑफ इन्वेंट्री को देख रहे हैं, तो ये आपको यहां से एविडेंस मिल जाता है। जैसे आपकी फॉर एग्जाम्पल सब्सीक्वेंट रिकवरी हो गई एंड एनआरवी का एविडेंस हो गया, तो ये आप कर नॉर्मल रूटीन या नॉर्मल ऑडिट वर्क रहे हैं, लेकिन ये आपको एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सब्सीक्वेंट इवेंट्स। तो ये नॉर्मल ऑडिट वर्क से आपको मिल सकता है इसका एविडेंस। दूसरा होता है हमारे पास एक्टिव रिव्यू। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं एक्टिव रिव्यू। दीज आर प्रोसीजर्स एम्ड स्पेसिफिकली फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सीक्वेंट इवेंट्स। ये आपका पैरा 7 में गिवन है, ये पैरा 6 में गिवन है जी। ठीक है जी, नॉर्मल ऑडिट वर्क आपका पैरा 6 एंड 7 है बेसिकली, इसको आप पैरा 6 ना लिखें, पैरा 6 एंड 7 आपका जो है वो स्टैंडर्ड से भी मैं आपको दिखा देता हूं अभी। तो ये आपका पैरा 6 एंड पैरा 7 है। आइए जी देखते हैं एक्टिव रिव्यू पैरा 6 एंड पैरा 7। साथ साथ मैं आपको स्टैंडर्ड भी दिखाता जाता हूं ताकि आप रिलेट करते जाएं। दिस इज योर पैरा 7 और इसके साथ आपका एप्लीकेशन पैरा भी आप इसके साथ वो करेंगे 7 के साथ। मैं थोड़ा सा इसको जूम करने की कोशिश करता हूं, मैं शायद हो जाए जी, हो गया जी। ये है जी आपका पैरा 7। सो दिस इज पैरा 7 एक्टिव रिव्यू, और इसके साथ जो इसका एप्लीकेशन पैराग्राफ है, आई थिंक 7A7 है ये वाला, इसको भी आप देखते हैं। ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसीजर, आप एंटिटी के प्रोसीजर्स की अंडरस्टैंडिंग लेंगे। इंक्वायरीज ऑफ द मैनेजमेंट वेयर अप्रोप्रिएट, रीडिंग मिनट्स, रीडिंग एंटिटीज लेटेस्ट अवेलेबल इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये आपको हेल्प आउट करेंगी टू आइडेंटिफाई सब्सीक्वेंट इवेंट्स। इसके साथ साथ आपको मैं A7 भी दिखा देता हूं। जी दिस इज A7, ये है जी, ये A8। जी रीडिंग एंटिटीज, अवेलेबल बजट्स, इंक्वायरीज टू एक्सटेंड प्रीवियस रिटर्न इंक्वायरीज, कंसीडर रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस, ये है जी मेन ये पैरा A9। इंक्वायरीज कौन सी होंगी, बोरिंग कमिटमेंट, सेल एक्विजिशन, ये आपने सारी बातें पढ़ी हुई हैं, सिर्फ मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं कि ये आपका ये सारी जो दोनों पैराग्राफ्स हैं ये आप अप्लाई करेंगे फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ या वाइल परफॉर्मिंग एक्टिव रिव्यू। ठीक है जी, एक्टिव रिव्यू जब आप परफॉर्म कर लेंगे तो फिर आपके सामने दो सिनेरियोज आ सकते हैं। एक ये हो सकता है कि कोई ऐसा इवेंट ही ना हो, कोई ऐसा इवेंट ही ना हो जो कि जिसकी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड हो, और सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि इवेंट्स आइडेंटिफाइड, which might required adjustment। अगर ऐसे इवेंट्स हैं जिनकी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है,
तो आप मैनेजमेंट से एडजस्ट करवाएंगे, और अगर मैनेजमेंट एडजस्ट नहीं करेगी, इफ नॉट एडजस्टेड, देन इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट। जी, देन इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट। ठीक है जी। सो दिस वाज योर टाइप 1 इवेंट। अब क्विकली टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 2 से फिर हमारी एग्जांपल्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये तो आसान सी बात थी। अब आ जाते हैं जी टाइप 2 पे। टाइप 2 इवेंट्स जी, ये कौन से इवेंट्स हैं जी? इवेंट्स अकर्ड बिटवीन डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यूएंस। जो हमने फ्लो बनाया है उसमें इवेंट्स अकर्ड बिटवीन 4 अक्टूबर एंड 8 अक्टूबर। ये देखें जी, 4 अक्टूबर एंड 8 अक्टूबर के दरमियान जो इवेंट्स होंगे, ये हमारे टाइप 2 इवेंट है। टाइप 2 इवेंट्स में स्टैंडर्ड कहता है कि जी आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। यू हैव नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स, परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है जी। यू हैव नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स, बट had he known this, had he known this fact at the date of auditor's report, he would have amended the report. So he would have amended the report. ये दो बातें जो है ये स्टैंडर्ड करता है। यानी इसको आप इस तरह समझ लें कि वंस यू हैव साइंड योर रिपोर्ट, you have assigned date to your audit report, you have no obligation to perform any procedures for the identification of audit, for the identification of subsequent events. आपने सब्सीक्वेंट इवेंट्स के ऊपर कोई ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई नहीं करने। अब ये फैक्ट कहां से आपके पास आएगा? ये नॉर्मली मैनेजमेंट से आएगा। मतलब विसल ब्लोइंग हो सकती है, किसी एक्सटर्नल पार्टी से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, आपकी अपनी फर्म से मिल सकती है, कोई आपकी टीम किसी और जगह पे ऑडिट परफॉर्म कर रही है, वहां से वो आपको बता देते हैं। मतलब ये इंफॉर्मेशन कहीं से भी आपको मिल सकती है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आप किसी ऑडिट प्रोसीजर से नहीं आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। सो नो ऑडिट प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड। लेकिन अगर आपके पास ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन पहले होती, तो आप अपनी रिपोर्ट को अमेंड कर देते। अब आप क्या करेंगे? यहां से स्टैंडर्ड फिर आपको गाइड करता है कि जी आपने डिस्कस करना है, डिस्कस विद मैनेजमेंट। जी डिस्कस करना है जी, मैनेजमेंट से डिस्कस करें। सी वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड अमेंडमेंट, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमेंडमेंट की जरूरत है, एंड हाउ मैनेजमेंट इज गोइंग टू एड्रेस। हाउ मैनेजमेंट इज गोइंग टू एड्रेस दिस इशू। तो ये 3 कोर्स ऑफ एक्शंस आप लिखेंगे। अगर आप अपने एग्जामिनर की का सॉल्यूशन देखें तो एग्जामिनर भी इसी तरह ही आंसर को ड्राफ्ट कर लेता है। अब यहां से 2 इंटरेस्टिंग सिनेरियोज आएंगे जी हमारे सामने। 2 इंटरेस्टिंग सिनेरियोज आएंगे। पहला सिनेरियो ये है कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड कर दे। सो ए इज financial statements are amended by the management. So first scenario is A कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट अमेंड कर दे। यहां से फर्दर फिर आपको 2 चीजें देखनी पड़ेंगी। एक है पैरा 12 जो आप सब लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, आपका फेवरेट भी है, कि जी पैरा 12 अप्लाई होता है या नहीं होता।
पहले हम सिंपल केस पढ़ लेते हैं, इफ पैरा 12 डज नॉट अप्लाई, फिर थोड़ा पैरा 12 को डिस्कस कर लेंगे और ये डिस्कस कर लेंगे कि कब पैरा 12 अप्लाई होता है और पाकिस्तान में अप्लाई होता है कि नहीं होता। जी, इफ पैरा 12 डज नॉट अप्लाई, अगर पैरा 12 अप्लाई नहीं होगा तो फिर क्या करना है? फिर आपने जनाब ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं, कैरी आउट नेसेसरी प्रोसीजर्स ऑन अमेंडमेंट। अमेंडमेंट को तो वेरीफाई करना है ना, ऑन अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट हुई है उसको वेरीफाई करें जी, उसको करें। उसके बाद आपने रीराइट करनी है जी रिपोर्ट, रीराइट ऑडिट रिपोर्ट, रीराइट ऑडिट रिपोर्ट एंड गिव या असाइन न्यू डेट। अब आपकी ऑडिट रिपोर्ट की डेट 4 अक्टूबर नहीं होगी। लेट्स से इवेंट हुआ 6 अक्टूबर और उस इवेंट की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड हुई। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड होने के बाद दोबारा अप्रूवल के लिए जाएंगी, अमेंडमेंट वेरीफाई करेंगे आप, बोर्ड से दोबारा अप्रूवल होगी। लेट से हम कहते हैं 6 को अप्रूवल भी होगी दोबारा या 7 को होगी। अगर 7 को अप्रूवल हुई है तो अब रिवाइज्ड या न्यू डेट आपकी ऑडिट रिपोर्ट पे 7 अक्टूबर होगी, 4 अक्टूबर नहीं होगी, और 4 अक्टूबर का कोई जिक्र भी नहीं होगा। ठीक है जी। और यहां पे ऑथराइजेशन जो है वो उसका पॉइंट आपने लाजमी याद रखना है कि आप 4 अक्टूबर तब असाइन करेंगे, डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट के रूल सेम है, जो हम पहले रूल्स की बात कर रहे थे 700 में, वही रूल्स हैं। अब एक्सटेंड करना है आपने, एक्सटेंड रिव्यू ऑफ subsequent events up to date of new audit report। ठीक है जी। सबसीक्वेंट इवेंट्स का रिव्यू आपने एक्सटेंड करना है न्यू ऑडिट रिपोर्ट तक। जी, ये पैरा 15 का रेफरेंस आप क्या दे रहे हैं? असल मैसेज टू ऑल करें ताकि बाकी लोगों को भी आपके मैसेजेस नजर आए। आप सारे मुझे डायरेक्ट मैसेजेस कर रहे हैं, मैसेज टू ऑल कर लें प्लीज। पैरा 15 में कुछ पूछना है या कुछ बताना है? नंबर 1 मैसेज टू ऑल आई थिंक सो हो नहीं रहा, क्योंकि वो जो जूम सेशन है वो या तो हम बैक एसओएल को मैसेज कर सकते हैं या को होस्ट को कर सकते हैं, वो ऑल नहीं आ रहा। ठीक है, पैरा 15 में क्या क्वेश्चन है आपका? पैरा 15 में क्वेश्चन नहीं, मतलब जो प्रोसीजर्स है मैं बता रहा था कि दीस प्रोसीजर्स आर मेंशन्ड इन पैरा 15। जी जी जी। और ये एक्सटेंड जो आप रिव्यू करेंगे ये पैरा 6 एंड 7 की बात कर रहा हूं मैं। जो पैरा 6 एंड 7 का रिव्यू है वो न्यू ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक अब जाएगा। ठीक है जी। अब थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं जी, इंटरेस्टिंग, पैरा 12। इफ पैरा 12 अप्लाइज। जी, पैरा 12 क्या है जी? पैरा 12 ये है कि मैनेजमेंट के पास बाय लॉ अमेंडमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने की पावर है। ये आसान पैरा, ये आसान सी बात है। यानी आप पूरे पैरा 12 की अंग्रेजी उल्टी सीधी ना पढ़ें, आप सिंपल ये समझ लें कि मैनेजमेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अमेंडमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। और रिस्ट्रिक्ट का मतलब यह है रिस्ट्रिक्ट टू दैट सब्सिक्वेंट इवेंट ओनली। यानी एक एरर हुआ, आपके सामने एक मटेरियल एरर आ गया 6 अक्टूबर को। अब मैनेजमेंट कहती है ठीक है ये एरर आ गया, बाय लॉ वी आर ऑथराइज्ड या वी हैव पावर्स टू रिस्ट्रिक्ट अमेंडमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू दिस एरर ओनली। अब इस एरर को बेस बना के आपने पैरा 6 और 7 अप्लाई करना शुरू नहीं कर देना। हम इस एरर की अमेंडमेंट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो कर देंगे हम, लेकिन अब हम एक इंटायर एक्सरसाइज के उसमें नहीं है मोड में कि आप आए और दोबारा से सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स की वेरिफिकेशन शुरू कर दें। तो आसान अल्फाज में पैरा 12 मींस दैट मैनेजमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट द अमेंडमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर only for that subsequent event।
अब अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो इसकी काफी गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस ये है कि नॉर्मली जो एंटिटीज हैं या जो कंपनीज हैं या जो रेगुलेटर्स हैं, अगर स्पेसिफिक कहीं पे रिटर्न ना हो तो वो इस अप्रोच को जरा फेवर करते हैं। वो कहते हैं अगर लॉ इस मामले में खामोश है, कोई आपको क्लियर नहीं हो रहा कि आपके पास क्या ये पावर्स हैं या नहीं बाय लॉ, क्या मैनेजमेंट अमेंडमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती, तो आपका फोकस फिर इस बात पे होना चाहिए कि पैरा 12 अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो आपको यहां पाकिस्तान में ऐसी कोई एग्जांपल नहीं मिलेगी जहां पे पैरा 12 अप्लाई हो रहा होगा। आई एम श्योर नहीं मिलेगी। मैंने तो बड़ी कोशिश की है, बड़े अरसे से कर रहा हूं कि कोई ऐसी रिपोर्ट नजर आ जाए जिसमें पैरा 12 अप्लाई हो रहा हो। अगर आपके पास किसी के पास हो तो शेयर कीजिएगा। लेकिन नॉर्मली ये अप्रोच जो है वर्ल्ड वाइड भी जहां जहां आईएसएस अप्लाई होते हैं या आईएसएस के एक्सट्रैक्ट्स अप्लाई होते हैं, जैसे आप कनाडा में देखें तो वो आईएसएस को ही यूज करते हैं लेकिन नाम डिफरेंट कर देते हैं। इंडिया है वो भी आईएसएस को यूज करते हैं लेकिन उन्होंने अपने नेम चेंज करके लोकल स्टैंडर्ड्स में उनको थोड़ा कह लेंगे टेलर किया हुआ है। तो अगर पैरा 12 अप्लाई हो जाएगा, यानी मैनेजमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली टू दैट पर्टिकुलर सब्सीक्वेंट इवेंट, देन यू हैव टू ऑप्शंस। इसको आपने गौर से देखना जी। ऑप्शन 1, देन यू हैव टू ऑप्शंस। इसको जरा गौर से देखिएगा जी। यू हैव टू ऑप्शंस एंड ऑप्शन 1 इज अमेंड ऑडिट रिपोर्ट to include additional date। इसको हम कहते हैं ड्यूअल डेटिंग। इसके लिए आपके पास क्या पैरा नंबर है जी एप्लीकेशन पैराग्राफ्स में? 13 पैराग्राफ में एक छोटी सी एग्जांपल ड्राफ्ट करने की कोशिश की है आईएसए ने या जो भी अथॉरिटीज है उन्होंने। लेकिन मैं इसकी आपको एक अच्छी एग्जांपल दिखाता हूं। ड्राफ्ट हुई हुई उतनी ही छोटी है लेकिन एक्चुअली ड्राफ्ट हुई हुई है। ठीक है जी, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये एक ऑप्शन है आपके पास और एक ऑप्शन और है आपके पास, ऑप्शन 2। सो व्हाट इज ऑप्शन 2? ऑप्शन 2 ये है कि आप प्रोवाइड करें, प्रोवाइड न्यू और amended report with EOM, emphasis of matter और other matter पैरा। इन दो में से कोई एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन प्रैक्टिकली आप कैसे कर रहे होंगे? आज का कोर एरिया ये है, यहां तक मैंने आपको लेके आना था। रिव्यू करवाते हुए, रिवाइज करवाते हुए मैंने आपको यहां तक लेके आना था। तो मुझे जी वो जरा कोर एरिया ओपन करने दें, मतलब एग्जांपल ओपन करने दें। मैं आपको अब एग्जांपल दिखाता हूं। छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, जज नहीं करना आपने कि जी, लेकिन ये कि आपको एक इंसाइट देंगी कि किस तरह से ये ड्राफ्ट हो सकती है। जी ये है जी, नजर आ रही है? नहीं आ रही? अच्छा, ये है जी एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2। थोड़ा जूम इन कर लेता हूं। ये है जी ड्यूअल डेटिंग। ये मैं ही आपको पढ़ाता हूं, अब पढ़ा रहा हूं, आपने इसको खुद से नहीं पढ़ना। अभी मैं इसको रीड करके दिखाता हूं आपको। अच्छा, इसके लिए, इन एग्जाम्पल्स के लिए पहले आपने ये देख लेना है, मार्च 31 जो है डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट है और अप्रैल 15 डेट ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट है। अब वो जो पहले डेट्स मैंने लिखवाई हैं उनको आपने भूल जाना है। ये जो एग्जांपल्स करवा रहा हूं इनमें थोड़ी सी डेट डिफरेंट है। तो मार्च 31 इज डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, अप्रैल 15 इज डेट ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट। आए जी, एग्जाम्पल नंबर 1 ड्यूअल डेटिंग। अब आपकी रिपोर्ट में डेट कैसे आ रही होगी? वो इस तरह से आ रही होगी, मार्च 31 20x1 एक्सेप्ट as to note y
which is as of April 15, 20X1. तो ये है आपकी ड्यूअल डेटिंग की एग्जांपल जी। सो ये एग्जांपल क्या है जी कि मार्च 31 जो कि हमारी ऑडिट रिपोर्ट की डेट है। अब हम मैसेज ये दे रहे हैं कि हमारी ऑडिट रिपोर्ट की डेट मार्च 31, 20X1 है, लेकिन एक्सेप्ट एज टू नोट वाई, ये नोट वाई क्या है? अमेंडमेंट का नोट है, जहां पे मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रही होगी अमेंडमेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और सिर्फ वो जो एरर हुआ है उसी पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड कर रही होगी, विच इज एज ऑफ April 15, यानी जिस दिन वो सब्सीक्वेंट इवेंट हुआ। तो ये इसकी एग्जांपल है, ये आपकी ऑडिट रिपोर्ट के नीचे ये डेट आ रही होगी। अब आते हैं एग्जांपल 2, जहां पे आपको अलाउड है कि आप एम्फसिस ऑफ मैटर पैरा ऐड कर लें। अब एम्फसिस ऑफ मैटर पैरा प्रैक्टिकली क्या होगा? ये उसका टाइटल होगा जी, EOM subsequent events, ये उसका टाइटल होगा। We draw attention to note X to the financial statements which describe the subsequent event that gave rise to amendment of financial statements on April 15, 20X1. The date of our report, April 15, the date of our report. Our procedures with respect to events subsequent to March 31st, 20X1 are restricted solely to that amendment and to the financial statements. Our opinion is not modified with respect to this matter. ठीक है जी। तो आप देखें, अब आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। अब इस एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में हमने क्या किया, क्या इंपॉर्टेंट बातें की? एक तो हमने बता दिया डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ये है, ठीक है जी। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या है जी? ये है, गिव राइज टू अमेंडमेंट, द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अब यहां पे स्टूडेंट्स को बड़ी कंफ्यूजन होती थी कि डेट पुरानी रखेंगे कि नहीं होगी। अब आप देख लें, वो कंफ्यूजन मैंने आपकी रिजॉल्व कर दी, ये डेट होगी। लेकिन हम कह रहे हैं आवर प्रोसीजर्स विद रिस्पेक्ट टू इवेंट सब्सीक्वेंट टू मार्च, हमने ये भी बता दिया कि मार्च के बाद जो इवेंट्स हुए हैं उन पे जो हमारे प्रोसीजर्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है, यानी पैरा 12 है। तो ये अगर मैं एग्जामिनर हूं और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाऊं आई से 560, तो मैं आपसे इस तरह 2-3 EOM पैराग्राफ जो है ड्राफ्ट करवाऊं। आई थिंक आपको इसकी एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेगी। अभी तक आप जितने लोग बैठे हुए हैं, आपने कहीं पे 560 की एग्जाम्पल्स देखी हैं इस तरह ड्राफ्ट की हुई, किसी रिपोर्ट में देखी हो? अगर आपने देखी है तो प्लीज डू शेयर विद अस, हम बाकी लोगों को भी वो शेयर करेंगे। नॉलेज बढ़ाना चाहिए ना, बरकत पड़ती है जी। किसी के पास है ऐसी कोई एग्जाम्पल्स? इस फॉर्म में देखी हूं, ये तो मैं शेयर करूंगा। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल ऑडिट रिपोर्ट। किसी ने ऑडिट रिपोर्ट में इस तरह की कोई EOM देखा हो? नो ही कह दें। नहीं सर, नहीं, कोई नहीं देखा अभी तक। ये स्टैंडर्ड में जो एग्जांपल है बस यही देखी है। अच्छा, वो छोटी सी जो है पैरा 13 वाली। चले, दो लोगों ने हिम्मत करके नो कह दिया। ठीक है जी, चले वापस आते हैं। अब मैंने आपको करवाया ये एग्जाम्पल, ये मैंने आपको करवाई जी, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। दिस वाज योर एग्जाम्पल नंबर 1, दिस वाज योर एग्जाम्पल नंबर 2। यहां तक कोई कंफ्यूजन? वही मैं बता रहा हूं, ऑप्शन 2 में लोगों को यही कंफ्यूजन होती थी कि डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या होगी। देखिए, जब आप अमेंड कर रहे हैं या न्यू ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब है अब डेट नहीं आएगी, इसलिए वो देखें April 15 की बात कर रहे हैं, तो डेट April 15 आएगी। लेकिन आप एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में ये बताएंगे कि जी हमारे जो सब्सीक्वेंट इवेंट पे जो प्रोसीजर्स हैं, दीज प्रोसीजर्स आर रिस्ट्रिक्टेड। 31 मार्च के बाद प्रोसीजर्स रिस्ट्रिक्टेड हैं। इसके बाद जब आप ये कर लेंगे तो फिर आपने क्या करना है, आपने एक्सटेंड करना है दोनों केसेस में, एक्सटेंड review of subsequent events to that amendment। ठीक है जी, अमेंडमेंट जी, आपने अमेंडमेंट पे रिस्ट्रिक्ट कर देना है। ले जी, पैरा 12 IS से 560 और जो इसका टाइप 1 इवेंट है, सॉरी टाइप 2 इवेंट्स हैं,
और उसमें केस 1 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड कर दी मैनेजमेंट ने, ये मैंने अलॉन्ग विद एग्जांपल्स आपको करवा दिया। इसको एक दफा देख लें, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो उसको होल्ड कर लें। अभी हम इश्यूएंस के बाद की बात कर लें, एग्जांपल्स दिखा दूं, फिर आप जितने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं पूछ लीजिएगा। हम जी इसके अलावा एक और सेशन भी आप लोगों के साथ प्लान कर रहे हैं फॉर ऑनलाइन एग्जाम। उसमें कुछ फिर आपसे कह लें कि सजेशंस शेयर करनी है, तो उसकी अनाउंसमेंट भी करवा देंगे नेक्स्ट वीक में, इंशाल्लाह हो जाएगा वो भी, कि ऑनलाइन एग्जाम या ऑनलाइन ये जो रिमोट प्रॉक्टरिंग जो है, ऑडिट पे उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और ऑडिट के हवाले से आपने किन बातों का ख्याल रखना है। जी ये ए था जी, अब मैं आ जाता हूं जी बी पे। दिस इज बी, और बी है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट अमेंडेड बाय मैनेजमेंट। जी अब मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कर रही। बड़ी आसान सी बातें जी, इसके बाद आपने सिंपल ये देखना है कि क्या आपने ऑडिट रिपोर्ट हैंड ओवर कर दी है। ऑडिट रिपोर्ट अगर प्रोवाइड नहीं की या की, इसमें ये दो सिनेरियोज हो सकते हैं ना। ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर आपने साइन तो कर दी है, डेट तो असाइन कर दी 4 अक्टूबर को, लेकिन इवेंट हुआ लेट से 6 अक्टूबर, तो आप इतने अच्छे तो नहीं है कि 4 अक्टूबर को आपने साइन की, स्टैंप की और उठा के क्लाइंट को भिजवा भी दी। तो देयर आर चांसेस कि हो सकता है अभी तक आपके पास ही ऑडिट रिपोर्ट हो। तो क्या आपने ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड कर दी क्लाइंट को? ऑडिट रिपोर्ट हैज नॉट प्रोवाइडेड टू एंटिटी। एक सिनेरियो ये हो सकता है। सेकंड ये हो सकता है कि जी ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट report has been provided to entity। अगर तो आपने ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं की तो आपके पास पावर है, आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करें। मैनेजमेंट अगर आपको नहीं एक्सेप्ट करती आपका प्रपोजिशन, तो आप अमेंड कर दें, मॉडिफाई कर दें ऑडिट ओपिनियन। मॉडिफाई कर दें जी ऑडिट ओपिनियन। लेकिन अगर आप ऑडिट रिपोर्ट आपने इशू कर दी है तो फिर आप क्या करें, आप मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्ट करें नॉट टू इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्ट करें कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू नहीं करनी, और अगर वो कर दें तो प्रिवेंट करें रिलायंस इफ दे डू सो। इफ दे डू सो तो आपने प्रिवेंट करनी है रिलायंस ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट बाय टेकिंग लीगल एक्शन। अब वो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं बाय कंसीडरिंग योर ज्यूरिसडिक्शन, कि आपके ज्यूरिसडिक्शन में आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, तो उसके मुताबिक आप करेंगे। समटाइम्स आप क्या करते हैं, आप नोटिस इशू कर देते हैं, आप एक रेगुलेटर को इन्वॉल्व कर लेते हैं, आप एजीएम पे चले जाते हैं, आप जो है एडवर्टाइज करवा देते हैं न्यूज़पेपर में, आप कहते हैं कि जी ये मैन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इससे रिलेटेड ऑडिट रिपोर्ट से एग्री नहीं करता, दीज आर बिफोर अमेंडमेंट एंड आई हैव सजेस्टेड XYZ अमेंडमेंट। इस तरह की बात आप कर देते हैं टू प्रिवेंट रिलायंस। ठीक है जी, दीज वर आवर टाइप 2 इवेंट्स। टाइप 3 इवेंट्स पे आते हैं जी टाइप 3 इवेंट्स। टाइप 3 इवेंट्स में पहली 3 बातें सेम हैं जो मैंने टाइप 2 इवेंट में आपको बताई थी, कि ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन,
to perform audit procedures, but had he known this information at the date of audit report, he would have amended the report. अगर ऐसा सिनेरियो हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद, यानी हमारी टाइमलाइन के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशुएंस डेट है 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर के बाद भी अगर कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा एरर, मटेरियल एरर आपके सामने आ जाए कि अगर वो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पे आपके पास वो इंफॉर्मेशन होती और मैनेजमेंट अमेंडमेंट ना करती, तो आप अपनी रिपोर्ट को चेंज कर देते। अगर ऐसा सिनेरियो है तो फिर ऑडिटर क्या करेगा? फिर वही 3 स्टेप्स करेगा। डिस्कस विद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से आप डिस्कस करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड अमेंडमेंट, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट की जरूरत है, एंड हाउ मैनेजमेंट इज गोइंग टू एड्रेस। ठीक है जी, मैनेजमेंट कैसे एड्रेस करने जा रही है। अब आप लोगों का थोड़ा सा फोकस चाहिए, यहां से जो मैं अमेंडमेंट का केस करने जा रहा हूं वो थोड़ा सा उस पर आपका फोकस चाहिए, और लास्ट 10 मिनट्स हैं, हमने 10 मिनट में इंशाल्लाह ये सेशन वाइंड अप कर देना जी। अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड कर दे, वही केस ए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंडेड बाय मैनेजमेंट, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट अमेंड कर दे तो फिर आप वही 2 सिचुएशंस देखेंगे, पैरा 12 अप्लाइज, पैरा 12 डज नॉट अप्लाई। आए जी, वही 2 केसेस बनाते हैं। पहला आसान केस, इफ पैरा 12 डज नॉट अप्लाई। जी, अगर पैरा 12 अप्लाई नहीं होगा, पैरा 12 अप्लाई नहीं होगा तो फिर क्या करना है जी? जी फिर क्या होगा जी? फिर न्यू ऑडिट रिपोर्ट with emphasis of matter or other matter para and new date। ठीक है जी, एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आपने ऐड करना है, न्यू डेट असाइन करनी है और न्यू डेट और न्यू रिपोर्ट इशू करनी है। इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूं जी एग्जांपल नंबर 3। आए जी, एग्जाम्पल नंबर 3 दिखाते हैं जी आपको इसके लिए कि किस तरह ऑडिटर इसको इनकॉर्पोरेट करेगा। ये है जी एग्जाम्पल नंबर 3 जी। एग्जाम्पल नंबर 3, एम्फसिस ऑफ मैटर अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टाइटल हैज बीन चेंज्ड। ये देखें, यहां पे टाइटल क्या था? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू नहीं हुई थी तो टाइटल वाज ओनली सब्सीक्वेंट इवेंट। ये एग्जांपल 2 देखें, यहां एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ का टाइटल चेंज हो गया है, अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट X to the financial statement which describes that financial statements that we originally reported on March 31st 20x1, ये क्या थी हमारी ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट की डेट March 31st 20x1, so have been amended and describes the matter that give rise to the amendment। तो अब इस पैराग्राफ जो हम नोट X रेफर कर रहे हैं, इस पे अमेंडमेंट भी डिस्कस होगी एंड मैटर्स भी डिस्कस होंगे जिनकी वजह से अमेंडमेंट हो रही है ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
our opinion is not modified in this respect with respect to this matter. तो ये आपका emphasis of matter पैराग्राफ आएगा. डेट जो आ रही होगी ऑडिट रिपोर्ट पे, लेट से वो आ रही होगी जिस दिन न्यू सब्सीक्वेंट इवेंट हुआ या उसके बाद की जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हो गई. डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट के लिए वही गाइडलाइंस हैं जो 700 की हैं. लेकिन ये एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आपका आएगा जो एक की इंपॉर्टेंट डेट बता रहा है मार्च 31 की, कि हमने इनिशियली जो रिपोर्ट इशू की थी वो मार्च 31 की थी. लेट्स से ये 20 अप्रैल की रिपोर्ट हो सकती है. तो ऑडिट रिपोर्ट पे डेट 20 अप्रैल आ रही होगी, एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में ये डेट आ रही होगी. क्लियर जी? एग्जाम्पल 3 क्लियर? किसी का क्वेश्चन? सर इन विच प्रोसीजर्स तो कोई नहीं लिखने होंगे कि आर प्रोसीजर्स विद रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिस्ट्रिक्टेड सोली टू दैट अमेंडमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दोबारा बताएं, मैं आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आई. तो मैं ये कह रहा था जैसे कि हमने सब्सिक्वेंट इवेंट का यूएमपी दिया था और उसमें हमने बताया था कि हमारे प्रोसीजर सोलिली रिस्ट्रिक्टेड है अमेंडमेंट. यहाँ कोई ऐसा प्रोसीजर लिखने गॉट इट. अभी वो केस नहीं आया. अभी हमें जहां पैराग्राफ 12 अप्लाई नहीं होता, वी आर एट सिचुएशन वेयर पैराग्राफ 12 डज नॉट अप्लाई. अभी पैरा 12 वाला केस पढ़ना है हमने. अच्छा, महविश पूछ रही है इन विच सिचुएशन पैरा 12 डज नॉट अप्लाई, हाउ वी विल आइडेंटिफाई. महविश हमने बता दिया आपको, जब मैं पैरा 12 की इनिशियल डिस्कशन कर रहा था मैंने बता दिया. देखिए, पैरा 12 तब अप्लाई होता है जब आपका लॉ जो है, कानून जो है, वो आपको अलाउ करे कि अगर कोई एरर्स, सब्सीक्वेंट एरर्स आइडेंटिफाई हो जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अमेंडमेंट उन्हीं सब्सीक्वेंट इवेंट तक रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए. अगर कोई ऐसा लॉ है तो एंटिटी पैरा 12 अप्लाई कर सकती है. अगर आपके मुल्क में ऐसा कोई लॉ नहीं है तो आप ये पैरा 12 अप्लाई नहीं कर सकते. तो मुदस्सिर दोबारा देखिएगा, मैं अभी यहां पे हूं. ये देखें, मैं हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड हो गई, मैं हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पैरा 12 जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा. मैं यहां पे हूं अभी जब पैरा 12 अप्लाई होगा तो ये सेकंड सिनेरियो में डिस्कस कर रहा हूं आपसे जी. यहां पे जब पैरा 12 अप्लाई नहीं हो रहा, अब सब्सीक्वेंट इवेंट्स का जो रिव्यू है, ये मुदस्सिर आपका आंसर कर रहा हूं, एक्सटेंड रिव्यू ऑफ सब्सीक्वेंट इवेंट्स जो कि पैरा 6 और 7 के मुताबिक था, अप टू डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है, इसलिए हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई. रिस्ट्रिक्शन तो तब लगती है ना जब पैरा 12 अप्लाई होता है. यहां पे तो पैरा 12 अप्लाई नहीं हो रहा. ठीक है जी. तो जब पैरा 12 अप्लाई नहीं होगा तो आपने एग्जाम्पल 3 के मुताबिक एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ड्राफ्ट करना है. लास्ट सिचुएशन, सेकंड सिनेरियो, इफ पैरा 12 अप्लाइज. पैरा 12 का मतलब वही है यहां पे भी कि मैनेजमेंट के पास ये पावर है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर दें अमेंडमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप टू दैट सब्सीक्वेंट इवेंट. तो यहां पे फिर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं जी. इन दोनों ऑप्शंस को जी आपने जरा गौर से देखना. यहां पे स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूज करता है ये स्टैंडर्ड. तो पहली है ऑप्शन 1. आज आपकी सारी कंफ्यूजन रिजॉल्व कर देंगे. जिंदगी में ये कभी आपको स्टैंडर्ड अब कंफ्यूज नहीं करेगा जी. ऑप्शन 1 क्या है जी? ऑप्शन 1 ये है कि आप अमेंड कर दें ऑडिट रिपोर्ट को टू इंक्लूड एडिशनल डेट, जिसको हम कहते हैं ड्यूअल डेटिंग. ड्यूअल डेटिंग एंड, अब यहां पे आपको एंड नजर नहीं आ रहा होगा, वो आगे जाके पैराग्राफ्स में नजर आ रहा है, लेकिन मैं यहां पे लिख रहा हूं एंड एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ. तो आप ड्यूअल डेटिंग कर रहे हैं, करें, आपने एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ भी देना है.
इसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है जी, ऑप्शन 1 है आपके पास, पैरा 12 अगर अप्लाई हो, सेम ऑप्शन है जो पिछले केस में थी, ड्यूअल डेटिंग, लेकिन वहां पे ड्यूअल डेटिंग के साथ एम्फसिस ऑफ मैटर पैरा नहीं था, यहां पे एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ भी है। आइए जी मैं आपको अब दिखाता हूं कि इसकी एग्जाम्पल क्या बनेगी। एग्जाम्पल नंबर 4 दिखानी है जी अब आपको, ये है जी एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए जी, पहले है आपके पास एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ रिपोर्ट के अंदर, और इसका टाइटल है अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। We draw attention to note X to the financial statements, which describes that the financial statements that we originally reported on March 31st, 20X1 have been amended and describes the matter that gave rise to amendment to the financial statements. Our opinion is not modified in this respect. जी, ये है जी आपका पैराग्राफ जी, एम्फसिस ऑफ मैटर। इसी के साथ रिपोर्ट के अंदर आप देंगे ड्यूअल डेटिंग। ये देखें जी, ये ड्यूअल डेटिंग दे रहे होंगे जी आप। मार्च 31st 20X1 ये ऑडिट रिपोर्ट की डेट है, एक्सेप्ट एज टू नोट वाई विच इज एज ऑफ अप्रैल 15 20X1। ठीक है जी, ये है जी आपका नोट वाई। नोट वाई में क्या होगा, वो सब्सीक्वेंट इवेंट होगा, उस सब्सीक्वेंट इवेंट की इंफॉर्मेशन होगी जो जिस सब्सीक्वेंट इवेंट की वजह से अमेंडमेंट हो रही है। नोट एक्स अमेंडमेंट के हवाले से होगा, यानी अमेंडमेंट को डिटेल से डिस्कस किया होगा इसमें कि अमेंडमेंट क्या क्या हुई, ये इवेंट होगा। तो नोट वाई के लिए हमारी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जो है वो अप्रैल 15 है, बाकी हमारी ऑडिट रिपोर्ट की डेट 31st 20X1 है। तो ये आपके बॉटम में आ रहा होगा, बॉटम ऑफ द रिपोर्ट, और ये आ रहा होगा एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन इशूड, और सब्सीक्वेंट इवेंट टाइप 3 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इश्यूएंस के बाद राइज हुआ, पैरा 12 अप्लाई होगा, हो रहा है, और पैरा 12 में ऑप्शन नंबर 1 की एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं। क्लियर जी? सर सर जी जी महविश बताइए। सर यहाँ पे जो पैरा 12 की है ना, ये मुझे समझ नहीं आ रही है। पैरा 12 अप्लाई कब होगा? जब लॉ हमें कहेगा कि आप अमेंडमेंट दे दें, मतलब कह रहे हैं लॉ, मैंने के जनरल रूल क्या है कि लॉ हमें अमेंडमेंट की परमिशन नहीं देता। जनरल रूल ये है कि अगर लॉ खामोश है, इसको जरा म्यूट कर लें प्लीज। अगर लॉ साइलेंट है, जनरल रूल ये है कि लॉ साइलेंट है तो पैरा 12 अप्लाई नहीं होता। जनरल रूल ये है। इसका मतलब क्या है कि जब भी सब्सीक्वेंट इवेंट आएगा तो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करेगी और रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी किसी किस्म की। तो जनरल रूल विदाउट रिस्ट्रिक्शन है। अब कुछ ज्यूरिसडिक्शन में लॉ ये अलाउ करता है कि ठीक है, एक एरर आपके सामने आ गया ऑडिटर्स रिपोर्ट के बाद या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने के बाद, अब उस एरर की सजा ये नहीं मिलनी चाहिए कि सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दोबारा से देखो कि कोई और सब्सीक्वेंट इवेंट तो नहीं है। तो वहां पे रिस्ट्रिक्शन है। ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है कि लेट से आप एक रोड पे जा रहे हो और वहां पे कोई स्पीड लिमिट की रिस्ट्रिक्शन ना हो तो आप जितनी मर्जी स्पीड यूज करें, लेकिन अगर एक रिस्ट्रिक्शन है कि 100 किलोमीटर से ऊपर आप नहीं जा सकते तो फिर आपको वो रिस्ट्रिक्शन की ऑप्शन है, फिर आप वो रिस्ट्रिक्शन फॉलो करेंगे। तो ये एक फैसिलिटी है मैनेजमेंट के पास कि वो अमेंडमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दें, स्कोप ऑफ अमेंडमेंट रिड्यूस कर दें अप टू दैट पर्टिकुलर सब्सीक्वेंट इवेंट। अगर लॉ ऐसी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो पैरा 12 यूज किया जा सकता है। अगर लॉ ऐसा कुछ डिस्कस नहीं करता तो पैरा 12 यूज नहीं करना। पाकिस्तान में पैरा 12 यूज नहीं होता। क्लियर? जी सर क्लियर, थैंक यू। चलें जी, लास्ट सिचुएशन में आते हैं जी, लास्ट सिनेरियो पैरा 12 में। टाइप 3 इवेंट्स, पैरा 12 अप्लाइज, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपके पास, इसको जरा गौर से देखिएगा जी। ऑप्शन 2,
ऑप्शन 2 क्या है जी? प्रोवाइड न्यू और अमेंडेड रिपोर्ट with emphasis of matter paragraph, और अदर मैटर पैराग्राफ। और इन दोनों केसेस में मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूं, ये एग्जांपल 5 है, और इन दोनों केसेस में आप एक और काम कर रहे हैं जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में भी दिखाया है। इन दोनों केसेस में आप एक्सटेंड कर रहे हैं, extend review of subsequent events up to that amendment only. Review of subsequent event up to that amendment only. आए जी, ये देखें जी, ये रिस्ट्रिक्ट किया मैंने यूजर को, ये इंफॉर्मेशन दी, देखें ये लिखी हुई है, ये रिस्ट्रिक्शन है, ये रिस्ट्रिक्शन है। ये ड्यूअल डेट इंक्लूड करने का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, आप यूजर्स को बता रहे हैं कि मार्च 31 20x1 इज और ऑडिट रिपोर्ट डेट, सिर्फ नोट वाई के लिए 15 अप्रैल की डेट है। गॉट इट जी। अब मैं आपको दिखाता हूं जी एग्जांपल 5, ऑप्शन नंबर 2 की एग्जांपल 5। दिस इज एग्जांपल नंबर 5 जी। इस तरह से आप ड्राफ्ट करेंगे जी। एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसका टाइटल होगा। We draw attention to note X to the financial statements, which describes that the financial statements that were originally reported on March 31st 20x1 have been amended, and describes that the matter that give rise to amendment of the financial statements. Our opinion is not modified with respect to this matter. Our procedures with respect to events subsequent to the March 31st 20x1 are restricted solely to that amendment to the financial statements. जी क्लियर है? अब डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या होगी? ये वाली नहीं होगी, न्यू डेट होगी। इसलिए तो हम बता रहे हैं कि हमारी जो ओरिजिनल डेट थी वो 31 मार्च थी, हमारे सब्सीक्वेंट इवेंट्स का रिव्यू 31 मार्च तक है, और उसके बाद जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है अप टू दैट अमेंडमेंट ओनली। तो इस तरह जनाब आप एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ की ड्राफ्टिंग कर रहे होंगे हर सिनेरियो में, और रिपोर्ट के ऊपर इस तरह से इंपैक्ट आ रहा होगा। लास्ट 2 मिनट्स जी, लास्ट 2 मिनट्स, और फिर हम देखते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जी। ए मैंने बता दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंडेड बाय द मैनेजमेंट, ये केस हो गया। इसमें बी है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट अमेंडेड बाय द मैनेजमेंट। अच्छा, इससे पहले आपने बेसिकली यहां पे जो मैं बता रहा था ना आपको प्रोसीजर्स, तो यहाँ पे 3 प्रोसीजर्स, 2-3 प्रोसीजर्स आते हैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड कर रही हो मैनेजमेंट। सिंपल सी बातें थी वो मैंने इसलिए नहीं की, मैं डायरेक्टली पैरास पे आ गया। वो ये होता है कि आपने अमेंडमेंट को रिव्यू करना होता है, ऑडिट प्रोसीजर्स आपने लगाने होते हैं ऑन अमेंडमेंट, उसको वेरीफाई करने के लिए। ये दोनों केसेस में आप कर रहे होते हैं, ये दोनों केसेस में आप कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ये मैं डबल एरो लगा रहा हूं जी। ये दोनों केसेस में आप ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन अमेंडमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं और स्टेप्स रिव्यू कर रहे होते हैं कि मैनेजमेंट ने जिन लोगों को पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेज दी थी, क्या उनको अब इंटीमेशन जा रही है और किस तरह से इंटीमेशन जा रही है, जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट मैनेजमेंट ने पहले भेजी थी। ये कौन सा सिनेरियो है? जब टाइप 3 में जब मैनेजमेंट अमेंडमेंट करेगी तो आप चाहे पैरा 12 अप्लाई हो या ना हो, आप दोनों केसेस में ये यहाँ पे ये 2 प्रोसीजर्स अप्लाई करते होते हैं।
अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड नहीं करेगी तो आपने देखना है कि क्या मैनेजमेंट कोई ऐसे स्टेप्स ले रही है कि वो जिन लोगों को प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट भेजी है उनको बता रही हो कि जी ये बिफोर अमेंडमेंट है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और रिलायंस को प्रिवेंट कर रही हो मैनेजमेंट, स्टेप्स टू प्रिवेंट रिलायंस। और अगर मैनेजमेंट ऐसे स्टेप्स नहीं ले रही होगी तो ऑडिटर खुद ऐसे स्टेप्स लेगा, विल टेक स्टेप्स। ठीक है जी, और वो स्टेप्स क्या ऑडिटर लेगा, वो लेगा अकॉर्डिंग टू ज्यूरिसडिक्शन जो उसके पास पावर्स अवेलेबल होंगी। जी इसके साथ ही ये स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से। कोई क्वेश्चन है वी कैन डिस्कस। अगर आप एग्जांपल्स दोबारा देखना चाहते हैं तो वो भी आप एक नजर देख लें। मैं इसका आपको एक जी जनाब सर जैसे कि स्टैंडर्ड में मेंशन था या तो आप एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ देते हैं या आप अदर मैटर पैराग्राफ देते हैं। सर माय क्वेश्चन इज दैट कि हम अगर ओएमपी दे देते हैं तो उसकी भी ड्राफ्टिंग ऐसे करनी है? अदर मैटर की भी यही सेम ड्राफ्टिंग है, ठीक है। सेम है, टाइटल आ जाएगा अदर मैटर, लेकिन नॉर्मली हम एम्फसिस देते हैं क्योंकि अमेंडमेंट जब हो रही होती है तो हम उसको एम्फसिस देते हैं। स्टैंडर्ड लॉ करता है, प्रैक्टिकली एम्फसिस देंगे हम। सर अगर सब्सिक्वेंट इवेंट से रिलेटेड अगर कोई चीज डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में आ जाती है तो उसको किस तरीके से हम चेंज करेंगे? डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में सब्सिक्वेंट इवेंट्स का जिक्र आ जाए उसके ऊपर आप फिर अदर इंफॉर्मेशन का स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे। आप देखेंगे कि क्या वो इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, आपके जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है, जो भी उनकी नेचर है, बस वो उससे इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। मतलब वो भी हमें अमेंड करानी पड़ेगी अगर उससे रिलेटेड कोई चीज ऐसी आ रही है तो? अमेंडमेंट होगी जनाब। देखें डायरेक्टर्स की जो रिपोर्ट है ना वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट को, डिस्क्लोजर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अमेंडमेंट को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती वो। ठीक है डन सर। सर मेरी ओके छोटी सी रिक्वेस्ट थी। जी जी इनको बताइए। मैंने कल मैसेज भी किया था कि अगर एक छोटा सा क्रैश कोर्स जिससे कि आज 560 था तो मेरा माइंड कल वहीं से आया कि अगर हम एक छोटा सा क्रैश कोर्स करें लाइक फॉर 10 डेज के लिए, मतलब बिफोर ईद उल फितर, हम अगर डेली का एक टॉपिक डिस्कस कर लें, मेन टॉपिक, तो एक क्विक रिव्यू हो जाएगा जिस तरीके से 560 को आज हमने बड़ा थॉरली रिवाइज कर लिया तो मेरे ख्याल से इसके फौरन बाद हम सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं। हमें दोबारा बिल्कुल आप कर सकते हैं और इसके बाद आप करें। आई विल डिस्कस विद मैनेजमेंट, अगर हम कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं तो वी विल बी रेडी टू फैसिलिटेट यू गाइस। लेट मी डिस्कस विद मैनेजमेंट। ये जी मैं आपको इसका एक फ्लो चार्ट ऐसे शेयर करूंगा, ये सेम वही फ्लो चार्ट है जो अभी हमने डिस्कस किया है बोर्ड फाइल पे। ठीक है जी, ये देखें ये टाइप 1 इवेंट, यहाँ टाइप 1 टाइप 2 तो नहीं लिखा होगा लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल का रेफरेंस है, यानी आप ये पढ़ेंगे, ये देखें ये एग्जाम्पल का रेफरेंस भी आपको नजर आ रहा है और वहां से आप फिर एग्जाम्पल रेफर कर लेंगे तो ये आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये आप फ्लो चार्ट भी यूज कर सकते हैं। मेरा अगर किसी के पास पुराना फ्लो चार्ट है तो वो रिप्लेस कर लीजिएगा इस फ्लो चार्ट से, क्योंकि इसके साथ ये मैंने एग्जांपल्स भी अटैच की हुई हैं। ठीक है जी सर हमें पेपर एमसीक्यूज बेस आएगा, यहाँ पे टाइपिंग वाला आएगा? टाइपिंग नो एमसीक्यूज, नो एमसीक्यूज। टाइपिंग करेंगे? टाइपिंग करेंगे, टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना आप अभी से। मैंने जो लास्ट प्रैक्टिस सेशन करवाया है उसमें मैंने टाइपिंग करवाई है, आप लोगों ने तो ज्वाइन नहीं किया, एक दो लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने शायद ज्वाइन किया था, तो वो उस पर मैंने टाइपिंग करवाई है और अभी हम एक सेशन करेंगे उस पर फर्दर मैं चीजें आपको क्लैरिफाई करूंगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। ठीक है जी, चले जी, होपफुली इन कमिंग डेज हो सकता है हम कोई और टॉपिक सिलेक्ट करें। आपकी कुछ सजेशन, कौन सा टॉपिक अगर हम एक सिलेक्ट करें रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन ऐसे लेट से 1 घंटे में, तो कौन सा टॉपिक आप लोग रिवाइज करना चाहेंगे? 720 जो काफी टाइम से नहीं आया और जिसके बड़े चांसेस आने के। एथिक्स करवा दिया अजीज, इतनी clear डिटेल से एथिक्स का मैंने सेशन करवाया है। ISA 600 जो है वो थोड़ा सा करेगा। अच्छा 600, हाँ 600 एक अच्छा है। 700 सीरीज इन 2 आवर्स, अच्छा पूरी 700 सीरीज, हाँ वो भी हो सकती है। चले आई विल सी, अगर कोई ऐसा सेशन होता है तो हम इसको देख लेंगे। ठीक है जी, चले जी,
जी सर, बताइए। ये फ्लो चार्ट और ये न्यू एग्जांपल्स जो हैं, जो इसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। जी जी मैं इसको शेयर करवा दूंगा। मैं मेरे पास जितने व्हाट्सएप ग्रुप है मैं सब में शेयर करूंगा, प्लस मैं जफर साहब को भी भेज दूंगा कि वो अगर आप लोग किसी ग्रुप के मेंबर नहीं है तो वो आपके साथ किसी तरह पर शेयर कर दे। बाकी यू कैन सेंड मी व्हाट्सएप मैसेज, मैं आपको नंबर दे देता हूँ, मुझे व्हाट्सएप मैसेज सेंड कीजिएगा, मैं आपको प्रैक्टिस सेशन के ग्रुप में ऐड कर दूंगा और वहां पे मैं सारे ये मटेरियल शेयर करता रहता हूँ। ये सर वो जो मेरा आपका ग्रुप बना हुआ है प्रैक्टिस सेशन वाला, उसमें कोई हमारा प्रैक्टिस सेशन रह गया या नहीं रहा? मैंने बड़ा लेट ज्वाइन किया था उसको, क्योंकि अगर वो मुझे हो आइडिया गए हैं होता। जी, अच्छा, वो वो क्लियर सारे हो हो गए। गए। ये प्लीज आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजिएगा और साथ लिखिएगा कि प्रैक्टिस सेशन का लिंक भेज दें, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। सर तो उसकी फिर कोई ये रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है उन ये सेशंस की? मैं पूछ लेता हूँ जफर साहब से। रिकॉर्ड तो हमने किए थे, लेकिन अब रिकॉर्डिंग इतनी उसकी आपके लिए सूटेबल नहीं है। 3 घंटे की रिकॉर्डिंग बैठ के सुनना, बेहतर ये है कि अब आप प्रैक्टिस ही करें, और प्रैक्टिस से रिलेटेड अगर कोई इशू आता है तो डू लेट मी नो। और ये सब लोगों के लिए एक और अनाउंसमेंट है कि ये यू गाइज हैव माय व्हाट्सएप नंबर। आपको कोई प्रॉब्लम आता है, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई कॉन्सेप्चुअल इशू है, सेंड मी अ वॉइस नोट विद रेफरेंस टू स्टैंडर्ड, और इंशाल्लाह आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। मैं जवाब जरूर देता हूं और आप लोगों को दूंगा। अगर 1 या 2 दिन में जवाब ना आए तो आप एक रिमाइंडर भेज दीजिएगा। डन सर। सर हम एक सेशन और भी तो कर सकते हैं कि हम अगर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के साथ हम ISS 700 सीरीज की इम्प्लीकेशंस करें। लाइक एक अगर कोई ऐसा इशू आता है जिसकी वजह से ड्राफ्टिंग हमें चेंज करनी पड़ती है, लाइक मैं एक पास पेपर का सवाल कर रहा था, वो सारा रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड था, उसके बाद उसने इम्प्लीकेशन बताई कि जी रिलेटेड पार्टी अगर वो पूरा ऑडिट प्रोसीजर्स उसके बारे में बताए गए हैं, उसके बाद फिर उसने इम्प्लीकेशन बताई है कि अगर ये हो जाता है तो फिर हम उसे करेंगे और नहीं होता तो उससे कैसे कर लेंगे। ठीक है, आई विल सी जी। चले जी, थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर। आप सब लोग आए और बड़ा अच्छा लगा जी आपसे इंटरेक्ट करके, और सी यू सून जी इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।